अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम 2019 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने वाले हैं। उसमें देखने वाले किस तरह से बिहार बोर्ड का पैटर्न है, वो किस तरह से क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो आज हम वही को जानने वाले हैं और देखते हैं कि किस किस तरह से बिहार बोर्ड क्वेश्चन में फंसा भी सकता है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, व्हाट डज अ मोनोपोलिस्ट मार्केट शो, यानी मोनोपोलिस्ट मार्केट जो है वो क्या शो करता है। तो मोनोपोलिस्ट मार्केट जो है, यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, ये तो प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, मार्केट का एक टाइप है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी जो नहीं करता है। नेचर ऑफ मार्केट, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर सोचने की क्या ये नेचर ऑफ मार्केट है या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम मोनोपोलिस्ट मार्केट जो है वो नेचर ऑफ मार्केट हो जाएगा, ऑप्शन सी। विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड किया जाता है। तो नेशनल इनकम में जो भी फैक्टर इनकम होगा सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। रेंट वेज इंटरेस्ट, इसको तो इंक्लूड किया जाता है। आगे देख लेते हैं। रेंट वेज सैलरी, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट, और लास्ट है रेंट वेज सैलरी इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमको समझना है कि एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। तो इस सब में ना पूरा नहीं है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो मिलता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले, फैक्टर ऑफ सर्विस के बदले, वो 4 तरह का मिलता है। अगर उसमें वेजेस और सैलरी को अलग अलग कर दे तो 5 तरह से मिलता है। तो सबसे एप्रोप्रिएट हो जाएगा हमारा आंसर डी, रेंट वेज सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये सब नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 3। मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विद, यानी मार्केट प्राइस इसमें एसोसिएट होता है। तो क्या मार्केट प्राइस पर जो होता है उस एवरी शॉर्ट पीरियड में होता है, या मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस के बराबर होता है, या परमानेंट प्राइस होता है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो मार्केट प्राइस जो होता है वो शॉर्ट पीरियड में होता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हम प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। विच इज़ अ रीज़न ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड यानी कि डिमांड में चेंज होने का रीज़न क्या है। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि ये यहाँ पर चेंज इन डिमांड है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा तो उसका सिर्फ एक रीज़न होगा, वो होगा चेंज इन प्राइस ऑफ ओन गुड। लेकिन यहाँ पर है चेंज इन डिमांड, तो प्राइस ऑफ ओन गुड के छोड़कर जितने भी अदर फैक्टर है सब डिमांड को इफेक्ट करेगा। तो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि प्राइस को छोड़कर बाकी जितना अदर फैक्टर है वो डिमांड को चेंज करेगा, डिमांड को इफेक्ट करेगा। क्वांटिटी डिमांड को इफेक्ट करेगा, सिर्फ प्राइस ऑफ ओन गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ गुड्स प्राइस फॉल डजंट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, इन किस टाइप का गुड होता है जिसमें, यानी गुड्स यानी सामान होता है जिसमें अगर प्राइस फॉल हो जाए, प्राइस फॉल भी हो जाए, कम भी हो जाए, फिर भी उस डिमांड में कोई इंक्रीज नहीं होता, तो वो गुड होता है नेसेसिटी गुड। ऐसा तो नहीं है कि आज हमको नमक नमक रोज हमको 100 ग्राम की जरूरत होती है, अगर प्राइस कम हो गया तो हम 2 किलो नमक सालन में डाल देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। इसी वजह से नेसेसिटी गुड में प्राइस फॉल जो होता है वो डिमांड में कोई इंक्रीज नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच मार्केट प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन इज फाउंड, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसका मतलब समझिए पहले। यानी कि इस मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दो तरह से, एक होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट और एक होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। होमोजीनियस मतलब होता है कि वो हर एस्पेक्ट में सारा प्रोडक्ट एक दूसरे के जैसा होगा, साइज में, कलर में, वेट में, क्वालिटी में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इसमें सब प्रोडक्ट किसी ना किसी मैटर में, चाहे क्वालिटी में, वेट में अलग ही होगा। तो ये जो पाया जाता है ये किस मार्केट में पाया जाता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। ये जो होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, लेकिन उसकी क्या एडवांटेज थे, क्या फायदा थे। तो बार्टर सिस्टम में था ना कि वहाँ बिल्कुल सिंपल सिस्टम था, लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी कॉपरेट कर पाते थे, कोई भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि पैसे रुपये से लेकर कोई भी झगड़ा नहीं होता था। तो ये सब बार्टर सिस्टम की एक विशेषता यानी कि फायदा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक कौन कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। तो कमर्शियल बैंक 4 तरह से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट दोनों मिलकर बनता है डिमांड डिपॉजिट, और रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट दोनों को मिलाकर बनाए तो टाइम डिपॉजिट बनता है। यहाँ करंट और सेविंग अलग अलग दे दिया, टाइम अलग दे दिया। तो करंट डिपॉजिट सेविंग तो हो गया, और टाइम डिपॉजिट में आ जाएगा फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो यहाँ पे चारों इंक्लूड हो रहा है, तो इसलिए हम अपना आंसर देंगे ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शोज द लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कौन सा लॉ ऑफ सप्लाई, अगर अदर फैक्टर्स हम कांस्टेंट रख दे तो सप्लाई जो है वो प्राइस का फंक्शन है। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्लाई जो होता है वो प्राइस का फंक्शन होता है। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, सब प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा, ये सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, या फिर गलत टाइपिंग है, कौन इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यार एक्साइज ड्यूटी, सेल्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन दूसरे पर शिफ्ट किया जाता है, किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट, यानी मनी कॉस्ट में किसको इंक्लूड किया जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट, हाउ मेनी टाइप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी यहाँ पर बहुत सारे अमूमन बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप है, और एक क्वेश्चन होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो 3 टाइप का होगा। वो कौन होगा, एक होगा प्राइस इलास्टिसिटी, एक होगा इनकम इलास्टिसिटी, एक होगा क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर यहाँ पे डिग्री पूछता तो वो होता 5, जो आप लोग को भी पता होगा। सबसे पहला होता है इन इलास्टिक, उसके बाद होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और यूनिटली इलास्टिक। या फिर पूछ देते प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप तो वही 5 होता है, लेकिन सिर्फ इलास्टिसिटी का टाइप पूछे तो वो 3 होता है। ये बात आपसे ध्यान रखिएगा। विच वन इज द आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा आइटम आता है। ये कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप वाला कैपिटल अकाउंट नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट है यहाँ फॉरेन एक्सचेंज वाला कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। तो इसमें गवर्नमेंट जो ट्रांजैक्शन करेगी, प्राइवेट ट्रांजैक्शन जो होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा, ये सब आता है कैपिटल अकाउंट में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड, यानी इनमें से किसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। तो हमको पता होता है कि डेप्रिसिएशन जिसमें भी इंक्लूड होगा वो ग्रॉस पर लेवल पर होगा, और डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो वो नेट पर होगा। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही में ग्रॉस दिख रहा है, वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन GNPMP, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यही होगा जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, इसमें एक्सक्लूड है और ये कोई सेंस ही नहीं बनाता है, क्योंकि जब इस तरह का एग्रीगेट रहे तो उसमें या तो शुरू में जी होगा यानी ग्रॉस होगा या नेट होगा, ये हम तो कोई सेंस ही नहीं बना रहे। विच इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल करने का मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है सेंट्रल बैंक का वो क्या होता है। तो सेंट्रल बैंक जो क्रेडिट को कंट्रोल करती है, उधार को कंट्रोल करती है, उसका मेन मकसद होता है कि देश में प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे और प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट भी प्रमोट हो। इसके लिए सेंट्रल बैंक जो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। यहाँ से एक और कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए, अगर क्रेडिट क्रिएशन करेगा तो वो कमर्शियल बैंक, लेकिन क्रेडिट को कंट्रोल करने की बारी आए तो वो करता है सेंट्रल बैंक। ये हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन में विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट रहता है, यानी ना बढ़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में ER और MR यानी कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, AR को प्राइस भी बोला जाता है, ये सब जो है कांस्टेंट होता है किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज करके सामान नहीं बेच सकते। विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट का दो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, एक होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसको शॉर्ट में MEC बोलते हैं, और एक होता है इंटरेस्ट रेट। दोनों जो होता है इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइनिंग फैक्टर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो लाइन है वो सही है। तो MPC और MPS दोनों का एडिशन होगा वो 0 होगा, MPC और MPS दोनों को ऐड करेंगे तो लेस देन 1 होगा, ये MPC और MPS इक्वल टू 1 होगा अगर दोनों को ऐड करेंगे तो, ये MPC प्लस MPS ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर है क्या, MPC मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और MPS होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ सब ये समझ सकते हैं कि हमारा इनकम जो होता है वो दो ही जगह जाएगा, या तो कंजम्पशन होगा या उसको सेव कर लिया जाएगा। तो हमारा इनकम को अगर हम 1 मान ले तो कंजम्पशन और सेविंग, चाहे कंजम्पशन अब 0 करे, सेविंग पूरा कर लिया, सेविंग 0 कर ले, कंजम्पशन पूरा कर ले, तो कहीं से भी अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इनकम के बराबर ही आएगा। तो इनकम को अगर हम 1 अज्यूम कर ले तो MPC प्लस MPS दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, इन सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, तो सेकेंडरी सेक्टर में जो भी चीज़ों को विनिर्माण किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फिर से बनाया जा रहा है, वही सब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो इंश्योरेंस एक सेवा है, ट्रेड बिजनेस है, ट्रेड यानी कि इधर से खरीदना उधर बेचना, ये कोई मैन्युफैक्चर का काम नहीं होता है, और बैंकिंग भी एक सेवा है। तो ये सब टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, सेकेंडरी में आएगा मैन्युफैक्चरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसमें मैक्रो लेवल पे स्टडी होता है, ब्रॉड लेवल पे स्टडी होता है, पूरे इंडिया के लेवल पे बोलो या पूरे नेशनल लेवल पे, कंट्री के लेवल पे इसमें स्टडी किया जाता है। इसमें नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन माइक्रो वाला टोटल प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन पूरे देश का टोटल प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच मॉनेटरी मेजर में बी अडॉप्टेड टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, यानी जब डिमांड कम होने चल रहा हो, डेफिशिएंट डिमांड हो, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से जब कम होता है तो उसको सही करने के लिए किस मॉनेटरी मेजर को अडॉप्ट किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मॉनेटरी मेजर को अडॉप्ट करता है सेंट्रल बैंक, और फिजिकल मेजर को अडॉप्ट करता है गवर्नमेंट। तो ये जो सेंट्रल बैंक होता है वो मॉनेटरी मेजर के द्वारा डेफिशिएंट डिमांड को किस तरह से सही कर सकते हैं। तो अगर डिमांड कम है तो इसका मतलब कि देश में मनी सप्लाई कम होगा, जिस वजह से लोग डिमांड कम कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक चाहेगा कि देश में मनी सप्लाई बढ़े, जिससे लोग डिमांड ज़्यादा करें और देश स्टेबल आ जाए, कंट्री में ये इक्विलिब्रियम लेवल आ जाए। तो उसके लिए जब कंट्री में पैसा मनी सप्लाई बढ़ाना होगा तो वो क्या करेगा, वो बैंक रेट घटा देगा, जिससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा ले पाएगा और वो लोगों में क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा कर पाएगा। वो CRR कम कर देगा, जिससे कि कमर्शियल बैंक ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगा, और ओपन मार्केट में सिक्योरिटी बाई कर लेगा। तो इससे मार्केट में क्या होगा, मनी का सप्लाई होगा, इस सबसे मनी सप्लाई बढ़ेगा, जिससे डिफिशिएंट डिमांड कम होगा, इसको करेक्ट किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, स्टॉक में किसको इंक्लूड किया जाता है। स्टॉक वो होता है जिसको पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी देखा जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी, अगर हमें कोई भी पता करें कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मनी की कितनी क्वांटिटी है, ये स्टॉक हो जाएगा। वेल्थ स्टॉक है, अगर एक वेयर हाउस में एक पार्टिकुलर टाइम पे कितना व्हीट स्टोर है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विथ इंक्रीज इन आउटपुट, यानी जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है। यहाँ पर पहले बात को समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यानी जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी TC और TVC के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा। तो चाहे कॉस्ट कितना ही क्यों ना बढ़ा ले, लेकिन दोनों का पहले ये देखिए, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और प्रोडक्शन चाहे बढ़े या घटे, उससे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कंजप्शन थ्योरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन स्कूटर, प्राइस ऑफ व्हीट इन द मार्केट। तो ये जो हम देख रहे हैं प्राइस ऑफ व्हीट इन मार्केट, ये क्या होता है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है, इसको इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी किया जाता है, मार्केट लेवल पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्कूटर एक पार्टिकुलर का बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल कमोडिटी का बोला जा रहा है, ये भी किसमें होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कंजप्शन थ्योरी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दो होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो विजिबल आइटम होगा, गुड्स जो होगा, विजिबल आइटम उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होगा उसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है।
टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होता है सबसे बेसिक लेवल पे किस फैक्टर से रिलेट करता है। तो ये जो होता है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये लाइन भी आपने पढ़ा होगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो है वो किसकी है, चॉइस की। चॉइस के लिए ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। अगर हमारे पास चॉइस ना रहे, एक ही गुड है उसी को प्रोड्यूस करना है, एक ही टेक्निक है जिसे प्रोड्यूस करना है, सिर्फ पुअर के लिए बनाना है या सिर्फ एक्सपेंसिव गुड बनाना है, तो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसमें, उसमें चॉइस होता है, इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। यानी लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसको किसने प्रोपाउंड किया, यानी किसका के द्वारा दिया गया लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ से पहले मैं आपको दो समझाती हूँ, दो कंसेप्ट। एक थे इकोनॉमिस्ट गोसन थे, उन्होंने सबसे पहला जो लॉ दिया था वो दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको लॉ ऑफ सेटिस्फाई के नाम से भी जाना जाता है। इसको गोसन फर्स्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी गोसन का है, ये गोसन का सेकंड लॉ है, इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गोसन। द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसमें तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ बजट रिसीट। बजट रिसीट का क्या कंपोनेंट है, तो बजट रिसीट में रिवेन्यू रिसीट आएगा और कैपिटल रिसीट आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड डी। इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप जो होता है उसमें क्या होता है, तो डिफ्लेशनरी गैप में एग्रीगेट डिमांड जो होता है एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है। तो यहाँ पर बोला जाए डिमांड इंक्रीजेज रैपिडली, सप्लाई इंक्रीजेज रैपिडली, वो डिमांड सप्लाई इक्वल, डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम लेवल नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे नन ऑफ दी अबव। विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक किस तरह की करेंसी इशू करता है, तो सेंट्रल बैंक करेंसी नोट इशू करता है, क्रेडिट मनी कमर्शियल बैंक इशू करता है, और सेंट्रल ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कॉइन इशू करता है। डायरेक्ट टैक्स इज, डायरेक्ट टैक्स इज, डायरेक्ट टैक्स कौन कौन है इसमें, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका जुलाई भी सेम पर्सन पर करता है और उसका ऑब्लिगेशन भी सेम पर्सन पर होता है, उसको पे भी सेम पर्सन को करना होता है, तो वो होता है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 33, एक कर्व विच एराइजेस फर्स्ट एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट इज कॉल्ड, यानी वो कर्व क्या है जो पहले तो एराइज करता है फिर वो डिक्लाइन करता है, तो वो कौन सा कर्व है। तो आप देख सकते हैं कि ईपीपी इन एवरेज प्रोडक्ट का कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व, टोटल प्रोडक्ट का कर्व। तो सबसे पहले हम सबका कर्व बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट का कर्व कैसे होता है, तो एवरेज प्रोडक्ट का कर्व इनवर्स यू शेप होता है, ये पहले राइज करता है फिर ये फॉल कर जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है एमपीपी जो होता है इसको इसके मैक्सिमम पॉइंट पर काटता है, तो ये भी पहले हल्का सा राइज करता है फिर ये भी क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। और टीपी पहले जो होता है पहले वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है फिर ये फॉल होने लगता है, तो ये भी इंक्रीज होने के बाद फॉल होने लगता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, यानी कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो होता है पुल का निर्माण जो होता है उसमें किस तरह का एक्सपेंडिचर होता है, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इसलिए ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। विच वन इज द आइटम ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में कौन सा आइटम आता है, तो करंट अकाउंट में विजिबल आइटम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूरिस्ट का एक्सपेंस ये सब आता है, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ गुड इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर, यानी गुड का प्राइस जो डिटरमाइन होता है वो कहाँ पर, जहाँ पर उसका डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होता है, वहाँ पर किसी भी प्राइस का डिमांड, प्राइस किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होता है। दिस सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कौन कौन सा सेक्टर इंक्लूड होता है, एक इकोनॉमी को ब्रॉड लेवल पर तीन सेक्टर में बांटा जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। वट विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी एवेल्यूएशन, यानी कि मुद्रा का जो आविष्कार हुआ था उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो मुद्रा के आविष्कार में सबसे पहले आया था कमोडिटी मनी यानी वस्तु मुद्रा, फिर मेटल मनी, पेपर मनी, फिर क्रेडिट मनी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देना चाहिए था, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है वो शॉर्ट रन में होता है और लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हैज इफेक्ट ऑन, यानी प्रोडक्शन की क्वांटिटी जो चेंज होगी उसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, तो उसका वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क करता है। फिक्स्ड कॉस्ट जो शुरू से फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा, प्रोडक्शन के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन से घटने से वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा और पूरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा। द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कब डिक्रीज होगा, जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा, जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज होगा, जब फॉर्म में जो है नंबर, फॉर्म का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, या ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे पहले समझिए सप्लाई डिक्रीज होने का कारण, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगा कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, जिस वजह से इसका सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, तो ये एक रीजन हो गया। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस जो इंक्रीज होता है तो उसी का डिमांड इंक्रीज होता है, इसका डिमांड घट जाता है, तो दोनों रीजन हो गया। फुल इन नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द स्टेट इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में जो है फॉर्म का नंबर जो है ऑलरेडी फुल है, अभी बढ़ नहीं सकते, इससे भी सप्लाई में कमी आता है, तो ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच वन इज द विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इनविजिबल, यानी इनविजिबल मतलब इंटेंजिबल बोल सकते हैं या अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ एक इंसान सर्विस बोल सकते हैं, तो वो क्या होगा, तो बैंकिंग, शिपिंग, कम्युनिकेशन, सब सर्विस, ऑल ऑफ द एबव। इन कीनेसियन इकोनॉमिक्स द स्टेट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या नॉन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही क्वेश्चन में पहले बताई थी क्वेश्चन के टाइम पे, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्वेश्चन का फर्स्ट लॉ है और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी क्वेश्चन का सेकंड लॉ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली। मोनोपोली के लिए क्या ट्रू है? तो फॉर्म जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबिलिटी होती है, ऑल ऑफ तो ये जो है सब मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर्म मोनोपोली में एक ही फॉर्म होता है, सिंगल सेलर होता है जो खुद प्राइस मेक करता है, इसका डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसको ज़्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस को कम करना होता है, इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, ये अलग इन लोगों से अलग प्राइस डिस्चार्ज कर सकते हैं और अदर से अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ गुड इज डिटरमाइंड। किसी भी गुड्स का प्राइस जो डिटरमाइन होता है वो कहाँ पर होता है? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं किससे होता है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों से होगा, जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। इन विच मार्केट ए आर इज इक्वल टू एम आर। यही क्वेश्चन पीछे था जिसको एक लाइन में लिखा हुआ था, वर्ड में लिखा हुआ था कि किस मार्केट में एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है, तो वो होता है परफेक्ट कंपटीशन में। इसका मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहले दे चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किनीजियन मल्टीप्लायर, यानी किनीजियन का जो मल्टीप्लायर है कौन है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वो किसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है? तो वो इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है कि कितना इनकम चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हो पा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग अम्बड्समैन स्कीम वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर। यानी बैंकिंग अम्बड्समैन स्कीम जो था वो किस ईयर अनाउंस हुआ था? तो वो 1995 में अनाउंस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि 2019 में भी 50 क्वेश्चन ही था, 2020 में 60 आया है, फिर 2021 से 100 का चलन है, तो बस इतना ही था। और जहाँ तक सही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50 है एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज। यानी किस टाइम पे सारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाते हैं? तो वो लॉन्ग रन में। वेरी लॉन्ग रन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, दो कंसेप्ट है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में जो होगा कि वो एक ना एक फैक्टर फिक्स रहना है, और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, सारे चेंज हो सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। और ये देखिए एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आ गया, टू प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। टू प्रॉब्लम्स क्या होगा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अगला लिखना लिख दीजिए, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस। अच्छा क्वेश्चन सब रहता है अगर आप इसको अच्छे से समझे। इकोनॉमिक्स ना सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर इसको समझ के पढ़ना चाहें तो इसको रटने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं होती है, ना आपको कभी इकोनॉमिक्स ये एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है हमेशा से। पहले मैं नहीं जानती थी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन जब मैं 12th क्लास में आई तो फिर मुझे पता चला कि इकोनॉमिक्स इतना अच्छा भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी हो सकता है। ये मुझे बहुत पसंद है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों मुझे बहुत पसंद है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। वो लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, जान ले कि किस तरह से बिहार बोर्ड का पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।